नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 3 जनवरी 2023 है आज और आज के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। पूरा दिन दोस्तों ट्रैवलिंग में निकल गया, इसलिए मैं वीडियो एडिटोरियल की आपके पास जल्दी लेके आ नहीं पाया। फाइनली एडिटोरियल की वीडियो मैं आपके लिए यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह आपको विनीत सर अवेलेबल करवा चुके हैं। कल सुबह से मैं इस बात को इंश्योर करूँगा कि 10:30 बजे तक आपको या फिर मैक्सिमम 11 बजे तक आपको एडिटोरियल और करंट अफेयर्स मिल जाए। वैसे तो मेरी कोशिश रहती है कि 9 साढ़े 9 तक अपडेट कर दूं, बट कभी कभी नहीं कर पाता हूं, तो इसलिए बता देता हूं। थोड़ा 1-2 घंटे ऊपर नीचे हो जाता है, बट ठीक है। बीच में कहीं बाहर था और ओवरऑल आज ट्रैवलिंग थी, इसलिए थोड़ा लेट हो गया, बट कल से मैं इस बात को इंश्योर करूंगा सही टाइम पे। एडिटोरियल्स कौन कौन से हैं आज? तो भैया एक ऑथर की थ्योरी से समझाया जा रहा है कि क्यों आज की डेट में जो स्कॉलर्स हैं अलग अलग फील्ड के, यहाँ पे लीगल स्कॉलर्स के एग्जाम्पल समझाया जा रहा है कि ज़्यादा डिग्री लेना क्यों ज़रूरी हो गया। जैसे एलएलबी की डिग्री कर दी, बैचलर इन लॉ, उसके बाद एलएलएम की डिग्री करना क्यों ज़रूरी है। डिग्री ज़्यादा इकट्ठा करने में स्टूडेंट्स क्यों आमादा है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर स्टेट कंट्रोल ऑफ हिंदू टेम्पल्स, पिछले कुछ 2-3 दिनों से आप देख रहे होंगे न्यूज़ में मैंने डिस्कस किया है। तमिलनाडु के अंदर जो सरकार है वो बहुत हद तक टेम्पल्स को रेगुलेट करती है, प्रॉपर उन्होंने डिपार्टमेंट बना रखा है। अब सरकार इस बात को इस तरीके से जस्टिफाई करती है कि टेम्पलों के अंदर ये जो पंडित होते हैं, हाई कास्ट वाले होते हैं, इन्होंने सब कुछ अपने ऊपर हथियार रखा है, ठीक है ना। डिप्रेस्ड क्लासेस को परेशान करते हैं, घुसने नहीं देते हैं टेम्पल्स के अंदर, ये गलत है, हम रेगुलेट करेंगे तो सब कुछ सही रहेगा। लेकिन इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बिल्कुल अलग ही व्यू पॉइंट दे रखा है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में तमिलनाडु सरकार की क्या एक्चुअल इंटेंशन है टेम्पल मैनेजमेंट को लेके, इसको बता रखा है। और वो एक्चुअल इंटेंशन सही नहीं है, इसमें बहुत सारे करप्शन, इलीगल तरीके से पैसे कमाने के फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं। मतलब सरकार यहाँ पे किस प्रकार से टेम्पल मैनेजमेंट में गलत है, इसको पॉइंट आउट किया जा रहा है। इसको भी मैं आपसे देखूंगा। फिर भाई इंडिया का प्रिजन फुटप्रिंट से रिलेटेड एक आर्टिकल है। अभी रिसेंटली द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रिजन के रिस्पेक्ट में कुछ यहाँ पे बातचीत बोली है, तो उस कंटेक्स्ट में इंडिया में अभी देखिए दिल्ली में एक नई प्रिजन बनाने की बातचीत की जा रही है, जिसके लिए 137 करोड़ रुपए ऑलरेडी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को दिए जा चुके हैं। तो प्रिजन के रिस्पेक्ट में इंडिया की पॉलिसी सही है गलत है, इसके रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल, इसको देखेंगे। फिर जीएसटी बॉयंसी, ये जो नवंबर के जीएसटी कैलकुलेशन फिगर्स आए हैं, इसके बारे में लेके एक आर्टिकल, इसको देखेंगे। ओवर द बॉर्डर लाइन, यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चला रहा है, बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में रिसेंटली कुछ बातचीत उठी है पार्लियामेंट में, उसी रिस्पेक्ट से एक आर्टिकल है। तो काफ़ी कुछ आपको नॉलेजफुल यहाँ पे जानने को मिलेगा। एक कंप्लीटली पॉलिटिकल आर्टिकल है, द ओवरचर्स बाय द सीपीआई-एम टू द आईयूएमएल, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, सीपीआईएम मार्क्सिस्ट पार्टी। तो बेसिकली ये आर्टिकल मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, कंप्लीटली पॉलिटिकल आर्टिकल है, उतना इंपॉर्टेंट मुझे लगा नहीं। 5 बाकी आर्टिकल्स में पढ़ रहा हूँ। वैसे भी केरला की पॉलिटिक्स अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप ये सीपीआईएम और आईयूएमएल वाला आर्टिकल पढ़ सकते हैं, इट्स क्वाइट ईजी। सो यहाँ पे मैं इंटेंशनली इसको स्किप कर रहा हूँ। सो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक कर पड़े दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन दोनों मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों, इससे यूट्यूब मेरी वीडियो को यूट्यूब के एल्गोरिथम में प्रमोट करता है, ज़्यादा लोग वीडियोज़ देखते हैं। ये बात तो मैं रेगुलरली आपको बता ही देता हूँ। चलिए, व्हेन डिग्रीज लूज देयर वर्थ, आर्टिकल लिखा है कृष्ण कुमार साहब ने, फॉर्मर डायरेक्टर है एनसीईआरटी के। क्या बता रहे हैं यहाँ पे, रिसेंटली ये इन्होंने देखा है कि एक लॉ की स्टूडेंट थी, ओके, उसने ओवरऑल एलएलबी पूरा किया। अब एलएलबी पूरा करने के बाद टेक्निकली वो अपनी लॉ की प्रैक्टिस शुरू कर सकती है किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में, किसी बड़े वकील के साथ जुड़ के आप लीगल प्रैक्टिस कर सकते हो। उस बड़े वकील को थोड़ा बहुत असिस्टेंस दे सकते हो, कोर्ट प्रोसीडिंग्स में एग्जिस्टेंट रह सकते हो, इससे आप काफ़ी कुछ सीखोगे, ठीक है भाई। लेकिन ये लड़की यहाँ पे डिसाइड करती है कि नहीं भाई, मैं लीगल प्रैक्टिस नहीं करूंगी, बार अभी ज्वाइन नहीं करूंगी, मैं एक काम करती हूँ, मास्टर डिग्री कर लेती हूँ, एलएलएम कर लेती हूँ। जब उससे पूछा गया कि आप ये डिसीजन क्यों ले रहे हो, तो उसको ऐसा लगा कि मास्टर कोर्स कर लूंगी तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा डिग्री आ जाएगी, इस एक्स्ट्रा डिग्री से मेरे लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खिल जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक एक्स्ट्रा मास्टर्स की डिग्री है तो ओवरऑल जज वगैरह के लिए जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें थोड़ी वरीयता मिल जाएगी, थोड़ा आप कह लो इंटरव्यू में ज़्यादा वेटेज मिल जाएगा। तो ये जो सोच है कि भाई ज़्यादा डिग्री आप अपने पास इकट्ठा कर लो, उससे ज़्यादा फायदा होगा, इस सोच के रिस्पेक्ट में ऑथर यहाँ पे एक बुक की याद दिला रहा है, द डिप्लोमा डिजीज। इस बुक को लिखा था ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट रोनाल्ड डोर ने, पहली बार 1976 में पब्लिश हुई थी, फिर 2001 में एक स्पेशल वॉल्यूम पब्लिश किया गया जो ओवरऑल 1976 की इस पब्लिश्ड बुक डिप्लोमा डिजीज की इंपॉर्टेंस को 25 साल बाद भी पॉइंट आउट कर रहा था। और ये पर्टिकुलर पॉइंट आउट क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन दिया गया है इस किताब डिप्लोमा डिजीज में, और ये बताया गया कि एक वाइडली प्रेवलेंट फिनोमिना है
जहां पे एक स्टूडेंट कोशिश करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा डिग्री कंसंट्रेट करके अपने पास रख ले, तो वो किसी भी पर्टिकुलर पढ़ाई के बिहेवियरल एस्पेक्ट में जाने के बजाय ओवरऑल क्वालिफिकेशंस इकट्ठा करता रहता है, मोर एंड मोर क्वालिफिकेशंस और डिग्रीज को एक्यूमुलेट करने की कोशिश करता है। और ये जो ट्रेंड है वो दुनिया भर की बहुत सी कंट्रीज में देखने को मिल रहा है, श्रीलंका, साउथ कोरिया, जापान, इंडिया में तो देखने को मिल ही रहा है। आज की डेट में एक एजुकेशन बाजार सा खुला हुआ है जहाँ पे सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री बेचे जा रहे हैं। आपने देखा होगा कई बार यूट्यूब पे बहुत से ऐड वगैरह भी आते हैं, 6 महीने का डिप्लोमा का कोर्स, 1 साल का डिप्लोमा का कोर्स। अब कोई लंदन बिजनेस स्कूल में या हार्वर्ड में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का एमबीए कोर्स करे समझ में आता है, लेकिन आजकल हर दूसरी यूनिवर्सिटी कोई ना कोई एमबीए और डिप्लोमा का कोर्स करके खोल के बैठी है। और केवल इंडिया नहीं, बाहर भी आप यूके देख लो, यूरोप देख लो, पेरिस, फ्रांस में, जर्मनी में, यूएस में छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने 1-1 साल के डिप्लोमा कोर्स खरीद लिए हैं, और इंडिया से लोग चले भी जाते हैं वहाँ पे करने के लिए। उनको लगता है वहाँ डिप्लोमा कर लेंगे तो वहाँ का वीज़ा मिल जाएगा, ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, रहने को मिल जाएगा, वगैरह वगैरह। तो इंडिया में भी खुला हुआ है ग्रेट इंडियन स्कूल बाजार, और इंडिया के जो बच्चे हैं उनको दूसरे देशों के जो एजुकेशन बाजार है वो भी अपनी तरफ इंटाइज करते हैं कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री अपने पास इकट्ठी कर लो तो बहुत फायदा होगा। और अब तो भाई ऑफिशियली डुअल डिग्री कोर्सेज भी चलने लगे कि हाँ भाई बीटेक करोगे और बीटेक के बाद तुम्हें पीएचडी भी करवा देंगे, ठीक है ना, या एमटेक भी करवा देंगे। तो बीटेक तो करा ही करा 4 साल का, उसके साथ एमटेक भी कर लिया, तो ओवरऑल जो कोर्स 4+3 साल का होता था वो 5 या 6 साल का ही रह गया। और इसके लिए लीगली आजकल एक्सेप्टेंस भी है और बच्चे कर भी रहे हैं। उनको लगता है कि भैया ज़्यादा डिग्री आ गई है तो फायदा ज़्यादा है, ठीक है। इसमें अगर आप देखो तो स्पेशलाइजेशन वाला एलिमेंट कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता है। मिस्टिफिकेशन ऑफ स्किल्स क्या होता है कि पहले आपने कोर्स किया, मान लीजिए आपने पहले बीटेक किया, अब बीटेक करने में जो आपको स्किल्स इकट्ठा करनी थी आपने इकट्ठा की नहीं, तो फिर आपने एमटेक किया, आपको लगा कि एमटेक करके मैं ये बीटेक वाली स्किल्स को और फाइन ट्यून कर लूंगा। इससे मैं कहीं ना कहीं कोचिंग की रैट रेस भी जोड़ता हूं। जैसे पहले अगर आप देखो तो दोस्तों आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, गेट का भी एक रैट रेस ही चली थी। तो लोग नोएडा के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेते थे और साथ साथ कोचिंग ज्वाइन कर लेते थे। जो चीज़ वो इंजीनियरिंग कॉलेज में उनको पढ़ाई जाती थी वही वो कोचिंग में जाके सीखते थे। और केवल दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज इसलिए ज्वाइन करते थे कि दिल्ली में बेरसराय या कटवरिया सराय तरफ जाके कोचिंग कर सके। तो ये सब कहीं ना कहीं एक प्रकार का ऐसा थॉट प्रोसेस है जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। वजह क्या है? वजह यह है कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई नहीं है। सेटिस्फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करता नहीं। अब तो खैर डेवलप्ड कंट्रीज में एग्जिस्ट नहीं करता, यूके, यूएस, यूरोप में एग्जिस्ट नहीं करता, तो इंडिया में क्या ही एग्जिस्ट करेगा? इंडिया में इतनी आबादी है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, बट कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उससे यूजफुल निकलेंगी इसकी गारंटी नहीं है। फियर ऑफ जॉबलेसनेस मार्केट में एग्जिस्ट करती है। तो बच्चों को लगता है, कैंडिडेट्स को लगता है कि यार ज़्यादा डिग्री इकट्ठी कर लो, मल्टीपल सर्टिफिकेशंस इकट्ठे कर लो तो ओवरऑल ज़्यादा अच्छी नौकरियां पालोगे। बट ये जो पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस है ये स्किल्ड एक कह लो एम्प्लॉय बनाने में उतना काम नहीं आएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि आज के डेट में आपको ज़्यादा डिग्री है तो 1-2 कंपनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देंगी, बट क्या इससे ये बात कन्फर्म होती है कि आपके पास स्किल भी ज़्यादा होगी? तो ऑब्वियस सी बात है, ये बात तो यहाँ पे कन्फर्म नहीं होती है। और अगर आप देखें तो 1980s में इट वाज बिलीव्ड दैट डीलिंकिंग डिग्री फ्रॉम जॉब्स माइट बी अ गुड आइडिया टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई लर्निंग। 1980s में थॉट प्रोसेस निकल के आया था कि यार एक काम करो, जॉब से डिग्री को अलग कर दो, क्योंकि अगर आप जॉबों को डिग्री से जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं लोग ज़्यादा डिग्री लेने के पीछे भागेंगे, अपने आप को स्किल करने पे कम भागेंगे। और जब ज़्यादा डिग्री की बात आएगी तो जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग है, जो कॉलेजेस वगैरह हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वो ओवरऑल डिग्री देने पे ज़्यादा फोकस करेंगे, सिखाने पे कम फोकस करेंगे। और वही हो रहा है आज की डेट में। सब लोग सर्टिफिकेट और डिग्री इकट्ठा कर रहे हैं बट एक्चुअली में कुछ सीख रहे हैं। इस पे आप, इसकी क्वालिटी पे आप बैंक नहीं कर सकते, समझ गए? और सिर्फ बच्चे ही नहीं, उनके माँ बाप भी आज की डेट में बच्चों को घसीट रहे हैं, भेज रहे हैं कि हाँ भाई डिग्री ले लो। करस्पॉन्डेंस कोर्स की तो भरमार हुई है, ओपन लर्निंग प्रोलिफरेट कर रहे हैं, इंटरनेट में सेल्फ लर्निंग का मार्केट चालू हुआ है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मार्केट चालू हुआ है, फॉर्मल जॉब्स कम होती जा रही हैं। ये सब फिनोमिना कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। एक और इंडिया में एक चीज़ निकल के आती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और ये हर फील्ड में एग्जिस्ट करता है। लॉ का फील्ड ले लो, इंजीनियरिंग का फील्ड ले लो, मेडिकल का फील्ड ले लो, यूपीएससी का फील्ड ले लो, भाई गवर्नमेंट एग्जाम का फील्ड ले लो, हर जगह पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री ले लो,
तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे, जितना ज़्यादा डिग्री करोगे उतना ज़्यादा दिन पढ़ोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी का ज़्यादा समय मिलेगा। इस प्रकार की थॉट प्रोसेस भी इंडिया के अंदर चलता है, लेकिन इन सब में जो स्टैंडर्ड्स हैं एक स्किल्ड वर्कर के, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। एक कोर्स करने में प्रॉपर तरीके से आपको जो सिखाया जाना चाहिए था वो आपको नहीं सिखाया जाता है, बस डिग्री की रिक्वायरमेंट पूरी की जाती है और इससे ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। ठीक है, आज की डेट में आप देखो तो इंडिया के अंदर इस फिनोमिना के चलते बहुत सारे बच्चे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन वो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी उतनी अच्छी क्वालिटी के हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब इंग्लैंड में अगर आप देखो तो लंदन बिजनेस स्कूल हो गया, आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गया, इनको आप स्कॉटलैंड की किसी छोटी मोटी यूनिवर्सिटी से तो कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन बच्चे चले जाते हैं पढ़ने के लिए। उनको ये क्या नाम से लालच है कि भैया वहाँ पे कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी, रहने को मिल जाएगा, इंडिया में तो वैसे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है। तो ये एक ऐसी क्राइसिस है जिसने हमारे एजुकेशनल सिस्टम को इनगल्फ कर लिया है और ओवरऑल ये क्राइसिस साल दर साल बढ़ती चली जा रही है। और ऐसा नहीं कि ये क्राइसिस आज शुरू हुई है, पिछले कई डिकेड से चालू है। तो इस कंटेक्स्ट में बड़े स्केल पे रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों को हटाने की ज़रूरत है। बट देखिए मुश्किल है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ कम है, हमारी इकोनॉमी के हिसाब से सबके पास नौकरियां देने के लिए पैसा नहीं है। तो उस कंटेक्स्ट में जो कंज्यूमरिज्म है, ये जो एक्सेसिव डिग्रीज का लालच है, ये आगे आने वाले समय में बढ़ेगा ही। इसको रोक पाना थोड़ा मुश्किल होगा। अगले आर्टिकल पे आ जाते हैं, द केस अगेंस्ट स्टेट कंट्रोल ऑफ हिंदू टेम्पल्स। अक्षय नागराजन साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है। भाई मद्रास की सरकार के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, पॉइंट्स दे रहे हैं और पॉइंट्स बड़े जबरदस्त हैं, मुझे काफी अच्छे पॉइंट्स लगे इनके। स्टेट मैनेजमेंट ऑफ टेम्पल्स की बात हो रही है। भाई स्टेट मैनेजमेंट ऑफ टेम्पल्स क्या है? देखिए टेम्पल के अंदर एक तो होता है टेम्पल एंट्री, कि भाई एक हिंदू टेम्पल के अंदर आप सबको एंट्री करने दे रहे हो। जैसे कि इंडिया के अंदर बहुत से टेम्पल्स जहाँ पे वुमेन्स की एंट्री बैन है, जो डिप्रेस्ड क्लासेस है उनकी एंट्री बैन है, और हायर क्लासेस के जो लोग हैं, इंडिविजुअल हैं, उन्होंने टेम्पल को अपनी फीफडम बना लिया है। तो इस बात को लेके कई राज्य की सरकारों ने बोला कि भाई ये नहीं चल पाएगा। एज पर आर्टिकल 25 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए, सेक्युलर एक्टिविटीज को राज्य की सरकार या केंद्र की सरकार रेगुलेट कर सकती है। ठीक है ना भाई? तो जो टेम्पल कंट्रोल लेजिस्लेशन है, सरकार जब किसी एक टेम्पल के ऊपर कंट्रोल करती है तो वो ताकत सरकार को मिलती है आर्टिकल 25 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज ए से। ठीक है, अब समझिए दो चीजें हैं यहां पे। एक तो टेम्पल कंट्रोल या फिर कह लीजिए टेम्पल रेगुलेशन, कंट्रोल तो नहीं बोलना चाहिए अभी, टेम्पल रेगुलेशन बोलते हैं। कंट्रोल किस सेंस में ऑथर बोल रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा होता है टेम्पल एंट्री मूवमेंट। ठीक है ना? जब संविधान बन रहा था तो हमारे जो संविधान के निर्माता थे उनको पता था कि हमारे देश के बहुत से हिस्सों में टेम्पल एंट्री मूवमेंट चला है। टेम्पल एंट्री मूवमेंट मतलब कि जो धर्म के ठेकेदार हैं वो टेम्पल को अपना फीफडम समझते हैं, डिप्रेस्ड क्लासेस के लोगों को, वुमेन्स को घुसने नहीं देंगे टेम्पल के अंदर। तो टेम्पल एंट्री के रिस्पेक्ट में एक सेपरेट पावर प्रोवाइड की गई सरकार को आर्टिकल 25 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी के अंदर, ताकि जितने भी हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे क्लासेस और सेक्शंस ऑफ हिंदूज के लिए खुल पाए। इसलिए सरकार को ताकत दी गई अंडर आर्टिकल 25 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी के अंदर, ताकि टेम्पल एंट्री को बिना किसी सोशल बैरियर के सरकार इन्फोर्स कर सके। तो यहां पे ऑथर बोल रहा है कि देखिए दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो है टेम्पल का रेगुलेशन, ठीक है ना, एक है टेम्पल एंट्री। जब टेम्पल के अंदर किसी पर्टिकुलर क्लास और इंडिविजुअल को या वुमेन को जेंडर के आधार पर, कास्ट के आधार पर आप किसी को घुसने नहीं दे रहे हो, तो वो टेम्पल एंट्री को रेगुलेट करने की ताकत सरकार को मिलती है आर्टिकल 25 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी से, और टेम्पल के अफेयर्स को कंट्रोल करने की ताकत मिलती है आर्टिकल 25 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए से। तो रेगुलेटिंग टेम्पल, और आप कह लो रेगुलेटिंग टेम्पल एंट्री, टेम्पल की एक्टिविटीज को रेगुलेट करना, उसको एडमिनिस्टर करना, और टेम्पल में कौन घुस रहा है कौन नहीं घुस रहा है इसको एडमिनिस्टर करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। और इन दो अलग अलग चीजों की ताकत भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल से मिलती है, एक 25 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए में, एक 25 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी में। तो भाई आज की डेट में अगर कोई राज्य की सरकार ऐसा बोल रही है कि भाई हमारा रेगुलेट करना टेम्पल को जरूरी इसलिए है ताकि हम इस बात को इंश्योर करना चाहते हैं कि टेम्पल के अंदर किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर कोई आप कह लो रिस्ट्रिक्शन ना लगाई जाए। अब ये जो पर्टिकुलर लॉजिक है ना सरकारों का, उसके अगेंस्ट ऑथर बात कर रहा है। ऑथर बोल रहा है कि ये तो बकवास लॉजिक दे रही है राज्य की सरकार। अरे टेम्पल एंट्री के रिस्पेक्ट में, और मान लो लोअर क्लासेस को अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा टेम्पल के अंदर, उनको अगर एज एन अर्चिका या प्रीस्ट अपॉइंट करना है, तो उसके अंदर 25 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी में अच्छी खासी ताकत दी गई है राज्य की सरकार को।
25 क्लॉज दो सब क्लॉज ए इन्वोक करने की जरूरत नहीं है, बट राज्य की सरकार, खासकर तमिलनाडु की राज्य की सरकार 25 क्लॉज दो सब क्लॉज ए को इन्वोक करके गलत तरीके से टेम्पल्स के ऊपर अपना कंट्रोल जमा के बैठी है। और उसका रीजन ये है कि तमिलनाडु की सरकार को इससे बहुत फायदा है। ये यहाँ पे एक अलग ही और एक बहुत ही अनोखा और बहुत अच्छा व्यू पॉइंट मुझे लगा ऑथर का, इसलिए मैं बहुत डिटेल में और तरीके से आपको इस चीज़ के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा है। बीच में कमेंट करके बताते रहिएगा कि मैं जो चीज़ भी आपको समझाता हूँ आपको एक बार में समझ में आ जाता है कि नहीं समझ में आ जाता है। अब इस कंटेक्स्ट में देखा जाए तो स्टेट मैनेजमेंट ऑफ टेम्पल के रिस्पेक्ट में एक जजमेंट आता है, शिरूर मठ जजमेंट 1954 का सुप्रीम कोर्ट का। इस पर्टिकुलर जजमेंट में 7 जज की बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट की, और इसमें जो मद्रास हिंदू रिलीजियस और चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1951 का पास किया गया था ना, इसके कुछ प्रोविजंस को एक्सट्रीमली ड्रास्टिक बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार प्रॉपर तरीके से ना ये जो प्रोविजंस है ना वो लोगों के धर्म की एक्सरसाइज करने के तरीके में इंटरफेयर कर रहे हैं। और खुद जो उस समय पे मद्रास के एडवोकेट जनरल थे उन्होंने भी बोला कि भाई इन प्रोविजंस की लीगैलिटी को मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। मतलब मद्रास की सरकार ने जो मद्रास हिंदू रिलीजियस और चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1951 पास किया, इसके कुछ प्रोविजंस ना सुप्रीम कोर्ट को पसंद आए और ना खुद मद्रास के एडवोकेट जनरल को पसंद आए। इसलिए आप देखो तो 1954 में मद्रास स्टेट ने इसको अमेंड किया। मैं आपको बता दूं उस समय पे मद्रास नाम था, आज तमिलनाडु नाम है। मैं 1954-1951 की बात कर रहा हूं। तो मद्रास की सरकार ने 1954 में एक अमेंडमेंट एक्ट पास किया ताकि ये जो शिरूर मठ जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके हिसाब से जिन ड्रास्टिक प्रोविजंस के बारे में सुप्रीम कोर्ट बात कर रही थी उनको थोड़ा बहुत चेंज किया जा सके। इन अमेंडमेंट्स को भी 1954 के भी अमेंडमेंट्स को भी ओवरऑल चैलेंज किया गया मद्रास हाई कोर्ट में। केस का नाम था सुधींद्र तीर्थ स्वामियार वर्सेस कमिश्नर HRCE, और 1954 के अमेंडमेंट्स को भी मद्रास हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। इससे पहले अगर आप देखो तो ओडिशा हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट 1939 को सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार स्ट्रक डाउन किया था, श्री जगन्नाथ वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा 1954 में और सदाशिव प्रकाश ब्रह्मचारी वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा 1956 में। कुल मिलाकर ऑथर यहाँ पे बताना क्या चाह रहा है? ऑथर यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि जब भी राज्य की सरकार किसी टेम्पल का मैनेजमेंट करती है, जरूरी नहीं है कि वो टेम्पल का मैनेजमेंट इसलिए कर रही है क्योंकि वो हर सोसाइटी के तबके को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना चाहे। टेम्पल में इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए पूरी तरीके से टेम्पल को कंट्रोल और रेगुलेट करना जरूरी नहीं है। सरकारें इसलिए भी टेम्पल्स को रेगुलेट करती हैं ताकि उनका फायदा हो, उनके पैसे आए, कहीं ना कहीं उनके ऑफिशियल्स करप्शन कर पाए। मतलब यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि तमिलनाडु के अंदर ओवरऑल जिस प्रकार से तमिलनाडु का ये जो डिपार्टमेंट है, रिलीजियस अफेयर्स डिपार्टमेंट है, ये जिस प्रकार से कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर कर रहा है ना, इससे हो ये रहा है कि टेम्पल्स की इनकम इतनी कम हो गई है कि पूजा करने तक के लिए टेम्पल के पास पैसा नहीं बचा है। टेम्पल रिसोर्सेज को प्लंडर किया जा रहा है, लूटा जा रहा है राज्य की सरकार के द्वारा। इस हद तक तो टेम्पल्स की दौलत को कॉलोनियल सरकार अंग्रेजों ने भी नहीं लूटा था जिस प्रकार से आज की डेट में तमिलनाडु की सरकार तमिलनाडु के अंदर जो टेम्पल्स है उनको लूट रही है। मतलब ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं यहाँ पे, मिस अप्रोप्रिएशन हो रहा है टेम्पल फंड्स का। इसीलिए इस समय पे राज्य की सरकार तमिलनाडु की 25 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए के अंदर टेम्पल को रेगुलेट कर रही है, वो एक्चुअली में कंट्रोल कर रहे हैं। अगर इक्वालिटी देने की बात है तो आर्टिकल 25 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी के अंदर हो सकता है इक्वालिटी वगैरह सब कुछ, कास्ट के आधार पर सेग्रीगेशन ना हो, जेंडर के आधार पर सेग्रीगेशन ना हो, अर्चकास हर कास्ट से अपॉइंट हो, ये सब आर्टिकल 25 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी में हो सकता है। लेकिन सब क्लॉज ए को इन्वोक किया जा रहा है क्योंकि तमिलनाडु की सरकार यहाँ पे गलत तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल करके मिस अप्रोप्रिएशन फंड कर रही है, सब कुछ कंट्रोल अपने हाथ में ले रही है। इस कंटेक्स्ट में देखिए तो 2012-13 की जो HRNC पॉलिसी नोट है उसमें यह बताया गया कि जो हिंदू टेम्पल्स है उनके पास 4,78,545 एकड़ की प्राइम एग्रीकल्चरल लैंड है, 4,70,545 एकड़्स, 22,599 बिल्डिंग्स है, 33,627 साइट्स हैं जिनका टोटल इलाका है 29 करोड़ स्क्वायर फीट का। इनकी जो टोटल वैल्यू है वो 10 लाख करोड़ की है। लेकिन जो तमिलनाडु HRNC डिपार्टमेंट की कमाई है वो केवल साल की 120 करोड़ की है। तो 10 लाख करोड़ के एसेट से आप केवल 120 करोड़ रुपए की कमाई कर रहे हो, तो बाकी पैसा कहां जा रहा है भाई? मतलब सवाल उठाया जा रहा है यहाँ पे तमिलनाडु के HRNC डिपार्टमेंट के ऊपर। HRNC डिपार्टमेंट इस समय पे हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपए इन द नेम ऑफ कॉमन गुड फंड टेम्पल्स से इकट्ठा करता है। ये एक प्रकार का फोर्सिबल कलेक्शन है। इस फोर्सिबल कलेक्शन के अगेंस्ट तो खुद कोर्ट ने बोला है, मद्रास हाई कोर्ट ने 2021 में जजमेंट दिया
और उसमें 75 डायरेक्शंस दिए गए। ये बोला गया कि कॉमन गुड फंड के नाम पे जो HRNC डिपार्टमेंट तमिलनाडु का जिस प्रकार से पैसा ले रहा है तमिलनाडु के टेम्पल से, सही नहीं है। उसके साथ साथ तमिलनाडु के टेम्पल्स के हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए, सेफ गार्डिंग के लिए, इनकी ड्यू इनकम को रियलाइज करने के लिए, प्रॉपर ऑडिट, सेफ्टी ऑफ विग्रहम्स, अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टीज, फॉर्मेशन ऑफ ट्राइब्यूनल्स फॉर स्पीडी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इस रिस्पेक्ट में जब मद्रास की हाईकोर्ट ने डायरेक्शंस दिए तमिलनाडु के HRNC डिपार्टमेंट को, HR और CE डिपार्टमेंट ने यहाँ पे कुछ किया ही नहीं। HRNC डिपार्टमेंट ऑफ तमिलनाडु मद्रास, तमिलनाडु के अंदर तमिलनाडु के सारे टेम्पल्स का एक अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रोल अपने पास रखना चाहता है। रीजन बीइंग 10 लाख करोड़ रुपए के एसेट्स का कंट्रोल कौन सी सरकार छोड़ना चाहेगी। और जब भी तमिलनाडु के अंदर कोई टेम्पल एक्टिविस्ट अपनी आवाज उठाता है तो तमिलनाडु की सरकार उसके अगेंस्ट एक क्रिमिनल एक्शन शुरू कर देती, आर्बिट्ररी क्रिमिनल केस फाइल कर देती है। इसी रिस्पेक्ट में देखिए तो एक FIR फाइल की गई 14 सितंबर 2022 को TR रमेश के अगेंस्ट फॉल्स और फिक्टिशियस ग्राउंड। मतलब जो भी इस समय पे तमिलनाडु की सरकार को टेम्पल मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में कुछ भी बोल रहा है ना, उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन इनिशिएट कर दे रही तमिलनाडु की सरकार। मतलब तमिलनाडु का HRNC डिपार्टमेंट बस टेम्पल्स के मैनेजमेंट में कंट्रोल में अपनी चलाना चाहता है। वो किसी भी प्रकार का ऑडिट, किसी भी प्रकार की क्वेश्चनिंग यहाँ पे चाहते नहीं है। ओके, जो तमिलनाडु का HRNC डिपार्टमेंट है ना, इनके पास कुछ प्रॉपर रिकॉर्ड्स ही नहीं है अपने खुद के इशू किए एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशंस के। मई 12, 2022 को एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुई और यह बोला गया कि भाई तमिलनाडु के अंदर जो टेम्पल्स में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया, 47 टेम्पल्स में इनको हटाओ। और ये जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स टेम्पल में अपॉइंट किए गए ना, इनको अपॉइंटमेंट का कोई ऑफिशियल ऑर्डर निकला नहीं है। समझ गए? 1.5 मिलियन ऑडिट ऑब्जेक्शंस, 15 लाख ऑडिट ऑब्जेक्शंस टेम्पल रेगुलेशन से रिलेटेड पेंडिंग है तमिलनाडु के अंदर 1986 से। इनको अब तक रिजॉल्व नहीं किया गया है। तो कुल मिला के ओवरऑल सेक्युलरिज्म के आधार पर एक राज्य की सरकार अनरिस्ट्रिक्टेड तरीके से टेम्पल्स के सारे एफर्ट्स का रेगुलेशन अपने हाथ में ले रहा है। मतलब वो टेम्पल के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और वो जस्टिफाई कर रहा है इस बात को सेक्युलरिज्म के बेसिस पे, इक्वालिटी के बेसिस पे, इक्विटेबल एक्सेस के बेसिस पे। बट एक्चुअली में जो इंटेंशन है सरकार का वो गलत है। ये यहाँ पे ओवरऑल ऑथर पॉइंट आउट कर रहा है। अपने आप में मुझे एक बड़ा ही यूनिक और अच्छा व्यू पॉइंट लगा। अलग अलग व्यू पॉइंट देखिए, एज ए स्टूडेंट, एज एन न्यूट्रल इंडिविजुअल, और न्यूट्रल इंडिविजुअल भी छोड़ो, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट भी करते हो, अगर मान लो आप तमिलनाडु के अंदर DMK को सपोर्ट भी करते हो, तो भी उस कंटेक्स्ट में किसी भी पर्टिकुलर पहलू के अलग अलग फैसेट्स को खंगालने की कैपेबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं उस कंटेक्स्ट में ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल था ये मुझे काफी अच्छा लगा। अक्षय नागराजन साहब का आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट में ये एडवोकेट है। ठीक है भाई, अगले आर्टिकल पर आ जाते हैं, टुवर्ड्स रिड्यूसिंग इंडियाज प्रिजन फुटप्रिंट। रिसेंटली देखिए कॉन्स्टिट्यूशन डे के सेलिब्रेशन हुए 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाया जाता है। ठीक है भाई, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी आई। उन्होंने ओवरऑल प्रिजन के अंदर जो लोग हैं उनकी कंडीशन के बारे में बात की। उन्होंने बोला कि वो इंडिया के सारे प्रिजन पे उन्होंने विजिट किया, बहुत सारे प्रिजन विजिट किया। वहाँ पे प्रिजनर्स जिस सर्कमस्टांसेस में लॉज हैं उसके बारे में उन्होंने बात की। बहुत सारे प्रिजनर्स को अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता नहीं है। छोटे छोटे ऑफेंसेस के लिए कई सालों से वो जेल में बंद हैं, उन्हें पता ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना। उनकी फैमिली स्ट्रगल कर रही है, ठीक है ना, उनके पास पैसे नहीं है बॉन्ड पे उन अपने फैमिली मेंबर्स को छुड़ाने के। तो इस प्रकार की बातें यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी ने पॉइंट आउट की। द्रौपदी मुर्मू जी ने यहाँ पे ये भी कहा कि भाई देखिए, जो भी जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, इसको मिल के काम करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। एज अ नेशन हम कैसे ओवरऑल प्रेजेंस में रह रहे इंडिविजुअल्स के राइट्स को इग्नोर कर सकते हैं, उनकी परेशानियों को भूल सकते हैं, उनकी परेशानियों को ध्यान रखना, उनको सॉर्ट आउट करना ये हमारे लिए जरूरी है। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर को मिलकर करना चाहिए। ठीक है, अब ये तो द्रौपदी मुर्मू जी ने बोला, ये हमने सुना। अब इस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो पिछले साल 2022 में जून में लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली विनय कुमार सक्सेना साहब ने एक काम किया और वो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी बताया जा रहा है द्रौपदी मुर्मू जी के स्टेप से। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को बोला विनय कुमार सक्सेना ने कि आप 1.6 लाख स्क्वायर मीटर्स ऑफ लैंड एलोकेट करिए दिल्ली प्रिजन डिपार्टमेंट को। यहाँ पे एक नया प्रिजन कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा दिल्ली नरेला में। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी को 135.79 करोड़ रुपए मिल भी चुका है। ये 29.88 करोड़ रुपए और मांग रहे हैं। बड़ा जेल बनाया जा रहा है। जेल 2 फेजेस में बनाया जाएगा। पहला फेज होगा हाई रिस्क ऑफेंडर्स को बंद करने के लिए, दूसरा फेज होगा अंडर ट्रायल कैदियों को बंद करने के लिए। पहला फेज
अप्रैल 2024 तक खत्म हो जाएगा। एक हाई सिक्योरिटी जेल होगी जिसमें 250 हाई रिस्क प्रिजनर्स को आप रख सकते हो। प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे स्ट्रिंजेंट सिक्योरिटी मेजर्स लेके आ रहा है। बड़ी बड़ी हाई वॉल्स बनाई जाएंगी एक इनमेट और दूसरे इनमेट की सेल को सेपरेट करने के लिए, और उनके बीच में ओवरऑल कुछ ऑफिस स्पेसेस होंगे जहाँ पे आके एक पुलिस वाला बैठेगा या फिर प्रिजन स्टाफ बैठेगा सर्वेलेंस को कंडक्ट करने के लिए। तो कुल मिला के एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रिजन यहाँ पे बनाया जा रहा है। बट क्या ये सच में स्टेट ऑफ द आर्ट है? क्या इस प्रकार की प्रिजन की हमको जरूरत है? इस कंटेक्स्ट में एक फ्रेंच फिलोसोफर माइकल फौकॉल्ट को कोट कर रहे हैं ऑथर। ओवरऑल माइकल फौकॉल्ट ने आर्किटेक्चर ऑफ प्रिजन्स के बारे में काफी कुछ लिखा है। किस प्रकार से प्रिजन्स को बनाया जाता है सर्वेलेंस के लिए, टॉर्चर के लिए, और किस प्रकार से प्रिजन के अंदर बंद कैदियों की आत्मा तक को तोड़ देते हैं। ये जो प्रिजन डिजाइन निकल के आ रही है ना दिल्ली प्रिजन नरेला की, ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को प्रपोज कर रही है, जो कि एक इनमेट और दूसरे इनमेट की सेल के बीच में आप बड़ी बड़ी दीवारें बनाओगे और ऑफिस स्पेस बनाओगे एक प्रिजन स्टाफ के बैठने के लिए। मतलब आप कहीं ना कहीं इन प्रिजनर्स को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में इंपोज कर रहे हो। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मतलब अकेले बंद है जेल में, और अकेला आदमी बैठा बैठा पागल हो जाएगा, उसकी मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। इस कंटेक्स्ट में 2017 में येल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर यूएस में एक सेमेस्टर लॉन्ग कोर्स के रिस्पेक्ट में एक रिनाउंड आस्पेक्ट फ्रैंक गहरी ने कुछ बच्चों से ये बोला कि ठीक है भाई, तुम एक मॉडल प्रिजन बना के दिखाओ मास इनकार्सरेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स ने यहाँ पे प्रिजन बनाना शुरू किया। एक ऐसी प्रिजन फैसिलिटी यहाँ पे स्टूडेंट्स ने बनाने की बात की जहाँ पे वायलेंट ऑफेंडर्स के लिए भी ओपन और कम्युनल स्पेस हो, फ्रेश एयर हो, उनकी फैमिली विजिट्स के लिए जगह हो, थेरेपी वगैरह के लिए जगह हो। मतलब एक प्रकार का ये प्रिजन नहीं बना, एक प्रकार का होटल सा बन गया उनके लिए। एक प्रकार का यूनिवर्सिटी कैंपस होता है ना, यूनिवर्सिटी हेल्थ और वेलनेस फैसिलिटीज, मोनास्ट्रीज, कम्युनल कॉम्प्लेक्सेस, जहाँ पे सब लोग एक दूसरे के साथ बैठ के बातचीत करते हैं, ओवरऑल अपने दुख शेयर करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो येल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का प्रिजन का जो मॉडल था और अभी के लिए दिल्ली में जो नरेला में प्रिजन बन रहा है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आज भी इंडिया के अंदर जो जेल है वो गवर्न किए जाते हैं प्रिजन्स एक्ट 1894 के थ्रू, जो कि कॉलोनियल लेजिस्लेशन है। और ये कॉलोनियल लेजिस्लेशन जेल में बंद कैदियों को बाकी इंसानों से अलग मानता है, ठीक है ना। ओवरऑल आप देखो तो जो पनिशमेंट का लीगल बेसिस मानता है प्रिजन्स एक्ट, वो होना चाहिए रेट्रीब्यूटिव, रिहैबिलिटेटिव नहीं। रिहैबिलिटेटिव मतलब आप किसी को सुधारने की कोशिश कर रहे हो, रेट्रीब्यूटिव मतलब आप किसी से बदला निकालने की कोशिश कर रहे हो। तो इंडिया के अंदर जिस प्रकार से जेल के कानून है वो ओवरऑल एक क्राइम करने वाले इंडिविजुअल से बदला निकाल रहे हैं, उसको सजा दे रहे हैं, ना कि उसको रिहैबिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बातें यहाँ पे बताई जा रही है। आज की डेट में भी इंडिया के अंदर बहुत सी ऐसी जेल मैनुअल्स है जो कि कास्ट सिस्टम को प्रमोट करती हैं। एक प्रिजन के अंदर एक इंडिविजुअल की कास्ट की आइडेंटिटी पे उसको काम दिया जाता है। और दलित और आदिवासी कहीं ना कहीं अपनी पॉपुलेशन के प्रपोर्शन के रिस्पेक्ट में ज्यादा हैं जेलों में। नेशनल दलित मूवमेंट फॉर जस्टिस एंड नेशनल सेंटर फॉर दलित ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट, जिसका टाइटल है क्रिमिनल जस्टिस इन द शैडो ऑफ कास्ट, ये बताता है कि सिस्टमैटिक लीगल और पॉलिटिकल बैरियर्स एग्जिस्ट करते हैं दलित और आदिवासी लोगों के सामने। इसलिए कहीं ना कहीं जब वो किसी जेल में पहुंच जाते हैं उनका निकलना मुश्किल हो जाता है। उनके पास जो भी अल्टरनेटिव रेमेडीज प्रेजेंट है उसके बारे में उनके पास अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है। तो इन सब के बीच में दिल्ली के प्रेजेंट प्रिजन्स की भीड़ को कम करने के लिए एक नया नरेला में जो प्रिजन बनाया जा रहा है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। हमें अपनी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी की कॉल को समझना चाहिए। यहाँ पे प्रिजन बचाने की बजाय ओवरऑल कहीं ना कहीं रिहैबिलिटेटिव अप्रोच रखनी चाहिए। क्राइम्स के रिस्पेक्ट में जुडिशरी में हमें ट्रायल्स को एक्सपेडाइट करना चाहिए। हमारे यहाँ पे प्रिजन्स ओवर क्राउडेड हैं, उसको कम करने का तरीका एक ये है कि ट्रायल को एक्सपेडाइट करो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अंडर ट्रायल्स हैं, जब उनका ट्रायल कंप्लीट होगा तो वो जेल में बंद होंगे नहीं, जल्दी निकल जाएंगे, ठीक है ना। ओवरऑल आप लोगों को ऐसी शिक्षा दो, ऐसा सोशल एटमॉस्फेयर बनाओ कि वो क्राइम करे ही ना। इन द फर्स्ट केस वो जेल के अंदर पहुंचे ही ना। पब्लिक गुड्स के पैसे को इस्तेमाल करके हाउसिंग, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट में खत्म करो, ना कि जेलें बनाओ। ये ओवरऑल यहाँ पे जो कि जेलों में ट्रॉमा होगा, कन्फाइनमेंट होगा, बंदा परेशान होगा, तो एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बात की गई। अब इस बात को लेके अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। दोस्तों देखिए, क्राइम जब होता है ना, अब यहाँ पे एंड में सुप्रीम कोर्ट का एक व्यू पॉइंट दे रखा है। एक 3 जज की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, लीड बाय जस्टिस यूयू ललित। उन्होंने ये बोला, ऑस्कर विल्डे ने बोला कि जब आप एक डेथ सेंटेंस को कम्यूट करते हो ना, तो वो कम्यूट करते वक्त कहीं ना कहीं जज इस बात को दिमाग में रखता है कि एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। मतलब आज की डेट में जो साधु है, हो सकता है पहले उसने कुछ गलत किया हो, और आज की डेट में जो गलत करने वाला इंसान हो सकता है फ्यूचर में वो गलत ना करे। तो मतलब जिसने गलती की है उसको रिहैबिलिटेट करने की आप कोशिश करवा रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिसके अगेंस्ट उसने गलती की, जिसके अगेंस्ट क्राइम किया है,
उसकी मेंटल हालत को आप कैसे समझोगे? जिसके घर में किसी का मर्डर हुआ है, बेटी का रेप हुआ है, चोरियां हुई हैं, उनके अगेंस्ट भी तो क्राइम हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में जो वो तो चाहेंगे कि सजा हो, अब उस केस में सजाओं को अगर आप लीनियंट रख दोगे तो वो तब का आवाज़ उठाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं प्रिजन के रिस्पेक्ट हमने यहाँ पे बात की। आई होप आपको चीज़ समझ में आई हो। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अगला आर्टिकल, जीएसटी बुओयेंसी। देखिए दिसंबर 2022 में 1.5 लाख करोड़ का जीएसटी इनफ्लो आया है, ठीक है ना भाई। नवंबर के रिस्पेक्ट में थोड़ा ऊपर उठा है। ओके, नवंबर के रिस्पेक्ट में पिछले 3 महीनों में सबसे कम जीएसटी टैक्स कलेक्शन हुआ था। नवंबर 2022 का जीएसटी टैक्स कलेक्शन नवंबर 2021 के कंपैरिजन में अगर आप देखो तो 10.9% ज़्यादा था। तो नवंबर 2022 का जो जीएसटी कलेक्शन था पिछले 3 महीनों में भले सबसे कम था, लेकिन नवंबर 2021 के कंपैरिजन में 10.9% ज़्यादा था। लेकिन जून 2021 से लेके अब तक की सबसे कम ग्रोथ थी। अगर आप दिसंबर रेवेन्यू देखोगे तो दिसंबर का रेवेन्यू, दिसंबर 2022 का रेवेन्यू नवंबर 2022 से 2.5% ज़्यादा है। लेकिन दिसंबर 2022 का रेवेन्यू दिसंबर 2021 से 15.2% ज़्यादा है ईयर ऑन ईयर। दिसंबर में जीएसटी किटी में आया है पैसा 1,49,507 करोड़, और ये ग्रॉस जीएसटी टैक्स कलेक्शन है, इसमें रिफंड जाएगा, नेट जीएसटी टैक्स कलेक्शन कम होंगे। ये नेट और ग्रॉस जीएसटी टैक्स कलेक्शन में क्या फर्क है कई बार आपको बता चुका हूं, इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूं। अब कुछ और अच्छी बातें हैं यहाँ पे। दिसंबर में जो टैक्स कलेक्ट हुआ जीएसटी का, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी दिखाता है नवंबर की। अब उस कंटेक्स्ट में अच्छी चीज़ ये है दोस्तों, जो आपका क्वार्टर चलता है, तो फॉर एग्जांपल अप्रैल मई जून का क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर का क्वार्टर। अब जुलाई अगस्त सितंबर जो सेकंड क्वार्टर है ना, ओवरऑल जब ये खत्म होगा तो जब तीसरा क्वार्टर शुरू होगा तो उसको शुरुआत में इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी क्वार्टर की शुरुआत में, या कह लो कि पिछले क्वार्टर के एंड के कुछ इफेक्ट्स पड़ गए होंगे पेंडिंग। तो उस कंटेक्स्ट में नवंबर का जीएसटी कलेक्शन ज्यादा होना चाहिए था, दिसंबर का थोड़ा कम होना चाहिए था, बट उल्टा हुआ यहाँ पे, दिसंबर का जीएसटी कलेक्शन ज्यादा है। अगर आप देखो तो अब तक सबसे हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन हुआ है अप्रैल 2022 में 1.67 लाख करोड़ का। उसका एक रीजन ये भी है कि फाइनेंशियल ईयर पुराना वाला खत्म हुआ था, तो पुराने वाले फाइनेंशियल ईयर के जितने भी जीएसटी आप कह लो कंपल्शंस थे वो अप्रैल 2022 में जमा हुए होंगे। फिर अक्टूबर में 1.52 लाख करोड़ हुआ था, वो भी क्वार्टर एंडिंग थी इसलिए ज्यादा था। तो इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं जो 1.49 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन दिसंबर 2022 में क्वार्टर के बीच में, तीसरे क्वार्टर के बीच में, ये अपने आप में एक बड़ा अच्छा फिगर है। क्योंकि दिसंबर में भले क्वार्टर खत्म हो रहा है आपका तीसरा, लेकिन जो फिगर्स हैं वो तो नवंबर के दिख रहे हैं ना, तो तीसरे क्वार्टर के बीच का फिगर है ये, समझ गए। तो इस कंटेक्स्ट में कहीं ना कहीं जो जीएसटी के रिस्पेक्ट में ग्रोथ है वो हेल्दी नजर आ रही है हमको। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये ग्रोथ ज्यादा आपको इसलिए नजर आ रही है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, लेकिन ये भी बिल्कुल सही नहीं है। नवंबर में इन्फ्लेशन 5.9% था, पिछले 11 महीनों में सबसे कम है, और पिछले 11-12 महीनों में इन्फ्लेशन ज्यादा ही दिख रहा है। तो पहले 11 महीनों में जो इन्फ्लेशन ज्यादा दिख रहा है उसमें जो ज्यादा आपको जीएसटी कलेक्शन दिख रहे हैं, तो उस रिस्पेक्ट में अभी भी जीएसटी कलेक्शन जो बढ़े हुए नजर आ रहे हैं वो इन्फ्लेशन वजह नहीं हो सकती, ठीक है ना भाई। तो ये सब बातें आपको यहाँ पे बताई गई। फिर कुछ और कंपैरिजंस किए गए, जैसे 8 कोर सेक्टर्स हैं, वो नवंबर में 5.4% बढ़े थे, अक्टूबर में केवल 0.9% बढ़े थे। ओके, नवंबर के जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लेवल्स के जो फिगर हैं वो अभी के लिए रिलीज नहीं हुए हैं। मंथली बेसिस पे थोड़े थोड़े फिगर्स यहाँ पे रिलीज किए जाते हैं। अब क्या है, नॉर्थ ब्लॉक में फाइनेंस मिनिस्ट्री है, और फाइनेंस मिनिस्ट्री इस समय पे यूनियन बजट बनाने में बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये जो अच्छा जीएसटी टैक्स कलेक्शन हुआ है 1.49 लाख करोड़ का, इससे कहीं ना कहीं यूनियन बजट बनाने, क्योंकि जब यूनियन बजट बनाया जाता है तो उसमें ये एस्टिमेट किया जाता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा आएगा, अगले फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा आएगा, उसके हिसाब पे हम कितना खर्च करेंगे, नेट ग्रॉस कलेक्शन कितना होगा। तो जो 1.49 लाख करोड़ का जो जीएसटी कलेक्शन आया है वो कहीं ना कहीं हमारे यूनियन बजट के निर्माताओं को एक रास्ता दिखाएगा कि हाँ भाई आगे आने वाले समय में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो थोड़ी बूमिंग हो सकती है, थोड़े पॉजिटिव चीज़ें हमें दिख रही हैं वगैरह वगैरह, ठीक है भाई। तो ये एक जीएसटी बुओयेंसी से रिलेटेड एक आर्टिकल था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। फिर अगला, ओवर द बॉर्डर लाइन, पीपल ऑन अदर साइड ऑफ अ बॉर्डर शुड नॉट बी विक्टिम्स ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। देखिए क्या हुआ, इस समय पे सरकार बॉर्डर विलेजेस के डेवलपमेंट में बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने 29 दिसंबर को बोला है कि भाई हमारे देश का बॉर्डर परमानेंटली तभी सिक्योर हो सकता है जब हमारे देश के बॉर्डर पे गांव है ना, उन गांव में रहने वाले जो सिटीजन्स हो वो देश के लिए पैट्रियोटिक हो। क्योंकि जब वहां पे कुछ हो रहा होगा उसकी खबर हमारे इंटरनल फोर्सेस को, सरकारों को मिलती रहेगी। अब उस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो चाइना के साइड के जो बॉर्डर विलेजेस हैं वहाँ क्या ज़बरदस्त इंटरनेट कनेक्टिविटी आती है, और हमारे बॉर्डर विलेजेस में अभी बेसिक 2G 3G के सिग्नल आने मुश्किल हो रहे हैं।
अब अमित शाह जी ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से बोला है कि आप वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का इस्तेमाल करिए। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को केंद्र की सरकार ने 2022 बजट में लागू किया था ताकि बॉर्डर विलेजेस में कम्युनिकेशन और डेवलपमेंट को बढ़ाया जाए। बॉर्डर विलेजेस में पॉपुलेशन कम होती है, कनेक्टिविटी लिमिटेड होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड होता है, तो वहां पे डेवलपमेंट के बेनिफिट्स को पहुंचाने के लिए पैसा एलोकेट किया गया था। किसके थ्रू? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के थ्रू। और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को बजट स्पीच 2022 में इंपॉर्टेंस दी गई थी, इस बार भी इंपॉर्टेंस दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी का यह कहना है कि इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू हम बॉर्डर विलेजेस में होलिस्टिक अप्रोच के थ्रू डेवलपमेंट को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना भाई? तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही हैं। ओके, बॉर्डर एरियाज के डेवलपमेंट के लिए कुछ और बहुत सारी प्लानिंग बनाई जाए, जैसे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। तो ये जो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम है, ये बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम से कैसे अलग है? तो यहाँ पे सरकार की अप्रोच में ऑथर बता रहा थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक्चुअली में ये जो वीवीपी प्रोग्राम है, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, ये क्या अचीव करने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए क्या टारगेट सेट किए गए हैं, कितना पैसा सरकार के द्वारा लोकेट किया गया है, किस टाइम फ्रेम में ये स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाएगा, इस बात पे लेके सरकार की प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, ये बात प्लस ओवरऑल ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, ये क्या चाइना के साथ केवल नॉर्दर्न बॉर्डर को लेके है या पाकिस्तान के साथ और बाकी जितना जहां जहां पे भी हमारी बॉर्डर चल रहा है दूसरी कंट्री के साथ, वहां पे भी लगेगा? बहुत सी चीजें हैं। गवर्नमेंट ने बोला है कि वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के अंदर विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, हाउसिंग टूरिस्ट सेंटर्स बनाए जाएंगे, रोड कनेक्टिविटी बनाया जाएगा, डिसेंट्रलाइज रिन्यूएबल एनर्जी की एवेन्यूज दी जाएंगे, डायरेक्ट टू होम एक्सेस दिया जाएगा दूरदर्शन एजुकेशनल चैनल्स का। ठीक है ना भाई? फिर ये भी बोला गया कि जो चाइना बॉर्डर है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, वहाँ पे जो बॉर्डर है वहाँ पे टूरिस्ट को फैसिलिटेट किया जाएगा ताकि ओवरऑल टूरिस्ट फुटफॉल इन बॉर्डर इलाकों में बहुत हद तक बढ़ जाए। तो इस कंटेक्स्ट में देखिए, कहीं ना कहीं बॉर्डर इलाकों के डेवलपमेंट की, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रही है सरकार, लेकिन एक्चुअली में बॉर्डर इलाकों को देश के पास रख पाना, बॉर्डर इलाकों में रहने वाली एथनिक और कल्चरल हेरिटेज को सेफ गार्ड कर पाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। उसको पैट्रियोटिज्म से जोड़ना जरूरी नहीं है। अब चाइना जो करता है, देखिए हम वो कर नहीं सकते। चाइना अपने इंटीरियर इलाके से कुछ लोगों को उठा के जबरदस्ती बॉर्डर में आके सेटल कर देता है। इंडिया इस प्रकार से चीजें नहीं कर सकता। इंडिया को थोड़ा इंक्लूसिव और डेमोक्रेटिक तरीके से चीजें करनी है, जो कि इंडिया करने की कोशिश कर रहा है। बट ये करते वक्त भी जो प्लान है उसके प्रॉपर टारगेट सेटअप होने चाहिए। तो कैसे बॉर्डर डेवलपमेंट प्रोग्राम से जो विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये अलग होगा, क्या इसके अंदर टारगेट्स होंगे, किस टाइम फ्रेम में चीजें करनी, कितने पैसे लोकेट हुए, इन सब चीजों पर क्लैरिटी होनी चाहिए। उतनी क्लैरिटी है नहीं, ये ऑथर यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही था दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा। मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए हैं। अगर आपको लगता है कुछ पॉइंट छूटा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं जरूर उसको इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। हैव अ ग्रेट डिफरेंस, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।